अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। हुकूमत की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही है। एक के बाद एक बहरान हुकूमत को घेर लेता है और जब हुकूमत को कोई बहरान घेर ले तो हुकूमत के पास एक जवाब कि माफिया ये सब कुछ कर रहा है। माफिया इतना ताकतवर है कि 2 साल से हुकूमत को चलने ही नहीं दे रहा। हुकूमत जो करना चाहती है उसके बीच में माफिया आ जाता है और वो माफिया जो है हुकूमत के हर किए हुए काम पर पानी फेर देता है। हुकूमत चीनी के लिए कोशिश करती है तो चीनी महंगी हो जाती है, चीनी के लिए कमीशन बनाती है, चीनी और महंगी हो जाती है। हुकूमत गंदम आटा देने की कोशिश करती है तो उसका बहरान आ जाता है। हुकूमत को इदारा ठीक करना चाहती है तो उसके अंदर जो है वो ऐसी बेकायदगियां और बेजाब्तगियां सामने आ जाती हैं कि अकल जो है वो शशदर रह जाती है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या क्या है। लेकिन पेट्रोल के ऊपर हुकूमत ने जो है वो रिलीफ दिया, पेट्रोल गायब हो गया। पेट्रोल उस वक्त तक गायब रहता रहा, कुछ शहरों के अंदर अवेलेबल ना रहा जब तक ये पेट्रोल 25 रुपए महंगा नहीं हो गया। तो हुकूमत का ये वादा तो पूरा हो गया कि हम पेट्रोल अवेलेबल करा देंगे। पाकिस्तान में हर जगह पेट्रोल अवेलेबल है, लेकिन 25 रुपए महंगा। लेकिन साथ ही हुकूमत ने यह भी बताया कि 25 रुपए महंगा भी शुक्र कीजिए आप कि हम आपको दे रहे हैं। ये तो अभी 30 और 31 रुपए तक जाना था। अवाम की जो है वो चीखें निकल आई हैं कि पेट्रोल अगर 25 रुपए महंगा होगा तो उसके बाद इसके असरात क्या होंगे। महंगाई का तूफान आएगा, प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी आवाम के लिए। पहले ही कोरोना एक मुश्किल बनी हुई है, इसके अलावा और चीजों के इश्यूज चल रहे थे, लेकिन एक नया पेट्रोल बम गिरा दिया हुकूमत ने और यह बता के गिराया कि आलमी मंडी में तेल 112% महंगा हुआ, सिर्फ 25% कीमत बढ़ाई है। और हमने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ भी दिया है। यह मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से सामने आया। इस तमाम मामले पर इस वक्त शदीद एहतजाज है अपोजिशन की तरफ से, अवाम की तरफ से। खुद हुकूमती वुज़रा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई इस चीज़ को तो हम डिफेंड ही नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल काम है ये और ऐसे वक्त में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे बता दूं, हमारे साथ आज मौजूद होंगे कमरजमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जो है वो इस तमाम सूरत हाल पर जरा हम आपको सुनवाते हैं कि माजी में हुकूमत का मौक़िफ़ था क्या। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे बात करते थे पेट्रोल पर, लेकिन क्या करते थे आपको सुनवाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? क्योंकि 40% बिजली तो तेल से बनती है जो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो तो कम हो गई है। क्योंकि जब लोगों को गुजारा ही नहीं होगा, लोग महीने की तनख्वाह में नहीं गुजारा कर सकेंगे, मजदूर अपनी तनख्वाह में नहीं गुजारा करेगा महंगाई के जरिए, तो आखिर में खुदकुशी ये करेगा या लोगों को मारेगा। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है, जबकि बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत। हमें सिर्फ 35% कम की गई, यहाँ बाकी पैसा खा गया। अगर चीजें महंगी होती हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा कर देते हैं। अब पेट्रोल नीचे आया है तो आवाम से फिर भी पैसा बनाया जा रहा है। मैं डिमांड करता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ से, आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। वलीद इकबाल साहब, खान साहब को लोग तलाश कर रहे हैं। खान साहब ने जो जबरदस्त दबंग तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने पर कौम को एजुकेट किया था कि ये किस तरह पैसे बढ़ाते हैं, किस महीने में पैसे बढ़ाते हैं, इतने इतने पैसे बढ़ा देते हैं, लेवीज की मद में इतने इतने पैसे ले रहे हैं, बम गिरा रहे हैं। ये तमाम लोग अब तलाश कर रहे हैं इमरान खान साहब वो वाले जो वजीर आजम अब बन गए हैं, क्या उनको अंदाजा है कि इस वक्त 25 रुपए पेट्रोल बढ़ाने से मुल्क में माहौल क्या है? देखिए जी, जो आपने पिछली उनकी तकरीरें दिखाई हैं, उन्होंने उसमें यही कहा है कि जी अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में अगर पेट्रोलियम की कीमत एक खास फीसद से कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसका प्रॉपर पास ऑन होना चाहिए वो अवाम को। यहाँ आप खुद तो बयान कर चुके हैं कि ये 112% जब कीमत बढ़ी है तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 25 रुपए का इजाफा भी हुआ है, और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्योंकि जो कीमत बढ़ी है उसकी वजह से वो ज़रूरी था करना। और अभी भी पूरे बड़े सगीर में, पूरे खित्ते में सबसे कम अभी भी 100 रुपए का लीटर है ये कीमत के बढ़ने के बाद भी। तो आप बांग्लादेश में देख लें, यही पेट्रोल 174 रुपए का है
तो डिस्काउंट दिया आपने आवाम इंडिया में है, 138 रुपए का चाइना में है, 196 रुपए का जापान आपने में। ये डिस्काउंटेड पेट्रोल दिया आवाम मसला को। भी हमें सामना करना पड़ रहा था कि सबसे ज्यादा मसला पेशावर के अंदर एकदम डिमांड इसकी बढ़ी हुई थी जबकि कीमत कम थी, क्योंकि ये अफगानिस्तान से स्मगल बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वहां पे भी कीमत पाकिस्तान से ज्यादा थी। तो अब इसको एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स का भी सिलसिला है और उसको फिर आसपास के मुल्कों के साथ रैशनलाइज भी किया गया है। तो इसमें तो कोई ऐसी वो बात ऐसी नहीं कोई है। बात नहीं, ठीक। जिसको अच्छा, जब आप सस्ता हुआ था तब अवेलेबल क्यों नहीं था सर लोगों को? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जरा volume वली साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है, मैं लेकिन कह रहा हूं बहुत जब low सस्ता volume हुआ था तब लोगों को दस्तयाब क्यों नहीं था? देखिए जी, जब एक कोई हफ्ते या 10 दिन का पीरियड एक आया था जिसके अंदर वो दस्तयाब नहीं था, उसी तरह जिस तरह मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, मिसाल आपको दे रहा हूँ कि 1 साल 1.5 साल पहले की 300-400 रुपए का टमाटर हो गया था, वो एक आधे हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए इस तरह हुआ था। फिर जो भी उसके इजाफी ऑर्डर्स करके दुनिया भर आसपास से उसको जब वो 40 रुपए पे 25 रुपए पे 30 रुपए पे आ गया, उस वक्त तो किसी ने नहीं उसको पूछा या जिक्र किया। नीचे लाने की जब चीज होती है तो कोई तारीफ नहीं करता गवर्नमेंट की, ऊपर जाता है तभी सिर्फ तनकीद ही करते हैं। सर, ये आपकी तो एक हुकूमत की एकतरफा तारीफ, बात है। आपकी हुकूमत की तारीफ इस बात पे तो की मैं जाए कि सिर्फ ये अर्ज आपने कर रहा हूं पेट्रोलियम कि दस्तयाब 8-10 ना दिन होने, के लिए पेट्रोल जब नहीं दस्तयाब ना available होने था, पर अपनी उसकी- कमेटी और बनाई। हालांकि- सर जरा हालांकि गुजारिश वाजिब सुने, मिकदार में मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, इसलिए आपको मेरी जरा आवाज- रिकनेक्ट कर लें जी वलीद देखिए, इकबाल वाजिब साहब को। सवाल यह है कि अगर आपने एक चीज सस्ती की थी तो वो तो मार्केट में मिली ही नहीं, आपने वो सस्ती की, फिर उस पर कमेटियां क्यों बनाई, आपने फिर रेट्स क्यों किए, आपने फिर कंपनीज को जो है वो जुर्माने क्यों किए? 15 करोड़ जुर्माना करने के बाद आज वो अरबों रुपए कमा के जो है वो उस पर बैठ जाएंगी। आप कह रहे हैं कि उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कायरा साहब, आपकी आज अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब से भी बातचीत हुई है, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त? जाहिर है जो महंगाई का तूफान आना है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से, तो ऑपोजिशन इस वक्त सिर्फ बयानात से काम चलाएगी या वाकई हुकूमत के लिए कहीं कोई टफ टाइम है, या वो रिलैक्स्ड है कि नहीं जी बस बयानात ही देने, इन्होंने जो करना है कर लो? की पहली गुजारिश तो यह है कि मार्च में आलमी मंडी के अंदर तेल फरवरी में कम होना शुरू हुआ, मार्च में बिल्कुल तेल की कीमतें इतनी गिरी कि माइनस में चला गया। उस वक्त फेडरल मिनिस्ट्री को, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को एडवाइस की गई कंपनियों की तरफ से कि ये तेल बिल्कुल जीरो पे मिल रहा है, बल्कि माइनस में मिल रहा है, ये खरीदा जाए। उस वक्त इंपोर्ट बैन कर दी गई। जब 2 कंपनियों ने, पाकिस्तान के अंदर 2 कंपनियों ने तेल इंपोर्ट किया तो पीएसओ ने बाकायदा एहतजाज किया, लेटर लिखे वजारत को कि जी हमें क्यों इजाजत नहीं दे रहे, हमारे पास तो कैपेसिटी भी है, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। और उन 2 कंपनियों ने तेल मंगवाया। पाकिस्तान में रिफाइनरीज को तेल क्रूड नहीं सही में टाइम पे मिल रहा था और उसके नतीजे में मुल्क में शॉर्टेज हो गई। उस दौरान आपने आलमी मंडी में, क्योंकि कीमतें कम हुई थी और वो कुछ चंद दिन नहीं रही, वो कुछ 2 महीने रही, 1.5 महीना, और उसमें लोगों को पास ऑन करने के लिए कुछ 10-12 रुपए का जो रिलीफ दिया गया, कोशिश की गई, कंपनियों ने तेल नहीं बेचा और उस पर वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। वजीर आजम साहब के नोटिस के नतीजे में कंपनियों ने तेल देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए, जिससे आपने कहा फाइन्स किया गया। और आज आपने 25 रुपए बढ़ा के, जिस कंपनी के पास 10 करोड़ लीटर तेल पड़ा है, जरा गौर करें, आपने उसको 2.5 अरब रुपए का फायदा दिया है। और ये पूछा जाए कि वजीर आजम साहब ने क्यों उसका नोटिस उस वक्त नहीं लिया। और वजीर आजम का नोटिस जब भी होता है, अद्वियात की कीमतों पे नोटिस हुआ, कमेटी बनी, क्या हुआ कुछ नहीं पता। तेल जो कर्जे की कीमतें, कर्जा बढ़ा, उसके ऊपर यूटिलाइजेशन पे कमीशन बना, पता नहीं क्या बना। जो शुगर की कीमतें आसमान पे गई, डाका पड़ा, आटे की कीमतों पर डाका पड़ा, कमीशन बना, वजीर आजम ने नोटिस लिया, वो उसका कुछ नहीं बना, बस उसको गूगल कर दिया गया। ठीक। और आज देखिए ना उसमें हुआ क्या रहा कायरा है। साहब, आज कम से कम एक छोटी सी बात है, जी। अगर ये था कि चले जिम्मेदारों को सजा तो मिलती रहेगी, अगर वो आर्टिफिशियल बूम किया गया था तो कम से कम रेट तो कम कर लेते। अवाम को आज भी महंगी चीनी मिल रही है, इसी तरह आपने रेट कम किए, तेल नहीं मिला, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। आज आपने 25 रुपए बढ़ा के एक तूफान खड़ा कर दिया। राइट। की तारीख में कभी इतना रेट नहीं बढ़ाया गया। कायरा साहब, कम से कम खुदा का खौफ करें, अगर आलमी मंडी में महंगा है तो कम से कम इसके ऊपर जो आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको फ्रीज कर दें। ठीक। वो फ्रीज करके ही लोगों को कुछ रिलीफ दे दे, कायरा साहब, लेकिन ये कुछ करने को तैयार नहीं है। और अल्लाह करे वजीर आजम अब बकिया दिनों में कोई नोटिस न ले
क्योंकि जितने नोटिस उन्होंने लिए हैं वो आवाम के ऊपर डाके ही पड़े। ठीक है साहब, उमर अयूब साहब ने वजीर तवानाई हमें फोन ज्वाइन किया। मैं जरा उनका भी इस पर जो है अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनसे जरा इस पर बात करना चाहेंगे कि एकदम जो ये आवाम पे प्रेशर पड़ा है, कैसे हुकूमत जो है वो इस क्रिटिसिज्म को जो है डिफेंड कर सकेगी। उमर अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। पैनलिस्ट मुझे मालूम नहीं है, कायरा साहब का मैंने सुना है। सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको भी और नाजरीन को भी। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, मेरे साथियों की भी और मेरी भी, और उसके बाद पार्लियामेंट में भी जो कट मोशंस पे बातचीत हो रही है। बहुत मुख्तसरन मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि इस वक्त मैं रास्ते में हूँ, तो ये शायद लाइन कट भी सकती है। ठीक, मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडी में पेट्रोल की कीमत पिछले 46 दिनों में 112% इंक्रीज हुई है। पाकिस्तान जो है ये ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क है। यहाँ पे जिस वक्त हमने पेट्रोल की कीमत कम भी की थी, जिस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडियों में कम हो रही थी, उसका रिलीफ हमने डायरेक्ट अवाम तक पहुंचाया। इस वक्त भी ये जो इंक्रीज भी हुई है या जो इजाफा हुआ है 25 रुपए का भी, ये फिर भी जो जनवरी, इस साल के जनवरी में कीमत थी उसके फुल इंतहा पे अभी तक भी नहीं गई। उस वक्त ये कीमत तकरीबन आपकी उस वक्त 116 रुपए थी और अभी भी आपकी पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 17 रुपए कम है जनवरी के लेवल से। एक चीज, दूसरी चीज, अभी एक पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि जी ये तारीख की सबसे बड़ी चीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने या वो देखना है तो आप जून 2014 की फिगर्स देखें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तकरीबन 75 रुपए फी लीटर से उठा के तो जुलाई में वो कीमत जो है 108 रुपए पे की गई थी, जो कि 31% इजाफा है। और उस वक्त डॉलर का रेट भी कम था क्योंकि मसनूई तौर पे उन्होंने वो डॉलर की वैल्यू कम की हुई थी, तो रियल टर्म्स में उस पे लेके जाएं तो ये उससे भी ज्यादा इजाफा होता। और उस वक्त ये भी मैं कह दूं, उस वक्त जो टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स, उन्होंने तकरीबन 71% तक वो लेके गए थे। 71%, नंबर एक। उसके अलावा आप देखें कि आप पाकिस्तान चूंकि ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क है, उसके बावजूद भी न सिर्फ इस खित्ते में बरसगीर में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में इस वक्त भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। और मैं आपको मुख्तसरन 1 मिनट में सारी कीमतें बता देता हूँ। आपकी इंडोनेशिया में 108 रुपए लीटर, चाइना में 138 रुपए लीटर, फिलिपाइन में 153 रुपए लीटर, थाईलैंड में 160 रुपए लीटर, जापान में 196 रुपए लीटर। आप हिंदुस्तान के भी रेट देख लें, वो भी हमसे ज्यादा। आप हिंदुस्तान में देख लें 180 रुपए लीटर है, बांग्लादेश में 164 रुपए लीटर है और यहाँ पे 100 रुपए लीटर है। तो खुद मुआवजा आप कर लें, फिगर से आप नहीं हट सकते, ये हकायक हैं। 2015 में पेट्रोल का एक यहाँ पे इशू बना था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आप बेशक एक किताब ही पढ़ लें, मैंने कोट आज पार्लियामेंट में भी की है और मैंने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, तारिक खोसा साहब का है। जब उनको इन्वेस्टिगेशन का कहा गया तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि ये डायरेक्ट हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे ऑयल ये पेट्रोल क्राइसिस को। उस वक्त 2015 की बात है। हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम तो डायरेक्टली हर एक माफिया को तोड़ रहे हैं और इसमें से भी हमने जो कानून में कबाते हैं, ये उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो जाती मुस्लिम लीग नून के टाइम में, तो कम से कम वो कानून में कबातें तो जो थी वो कम से कम निकल आती। ऑल राइट सर, मैं जरा 2-3 चीजें सर आपसे इस्तेमाल करके ये जरा सर मैं कह रहा साहब आपकी जी मैं उमर से सवाल करना चाहता हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि 2014 में आप कहाँ थे? आप उसी मुस्लिम लीग की हुकूमत का हिस्सा थे और उस वक्त तो आपने कोई एहतजाज नहीं किया, आपने नहीं कहा कि आप डाका डाल रहे हैं। ओके सर, मैं इसका जवाब भी लेता हूँ। कैसा मैं जरा जी उमर साहब अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर मैंने आपसे सवाल करना है अपना। जी, मैं काबीना का मेंबर नहीं था बल्कि उस वक्त बाई इलेक्शन हो रहा था। मुस्लिम लीग में तो थे आप? जी, मैं पार्टी में था उस वक्त और मैं इलेक्ट होके आया हूँ और मुझे पार्टी टिकट पे इलेक्ट किया गया। मुझ पे किसने ओके सर, मैं पार्टियां फैसले करती है। ओके कह रहे साहब, गुजारिश ये है, मैं कह रहा जरा उमर साहब व्हाट इज द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक? आप या ये कहते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान का सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, डैडी कहते था लेट्स कम टू इट, फिर उसके आ जाते हैं ना। ठीक है सर, मैं जरा पेट्रोलियम पे स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं आपकी तरफ
आता हूं, मैं जरा उमर साहब से पूछने दें। कायरा साहब, या आप इधर उधर या उसमें से हटना चाहते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से आपको सियासी आपको मैं मतलब टेक ऑन करूंगा और उसी तनाजुर में आपको जवाब दूंगा। पॉलिटिकल वर्कर और आप या फैक्ट्स पे आएंगे तो मैं भी फैक्ट्स पे आपसे बात करूंगा। मसला यह है पीपल्स पार्टी का आप लोगों ने वहां पे चोर बाजारी लगाई थी जो पकड़ी गई है। अभी फैक्ट्स पे पेट्रोलियम पे आ जाए। सर, चोर बाजारी कैसे लगाई हुई थी जो पकड़ी गई है? चोर बाजारी पीपल्स पार्टी के वक्त जो करप्शन के केसेस हैं, आपके बेतहाशा करप्शन के केसेस, इनके अकाउंट्स के केसेस, इनकी लीडरशिप इन्वॉल्व, हर जगह पे इनकी इन्वॉल्वमेंट, हर जगह पे। आज की कराची में देखें आपकी अद्वियात जो है पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट है, कब्रों में से उनकी अद्वियात निकल रही है। आपका जो कोरोना की अद्वियात है वो कब्रों से निकल रही है। वहाँ पे आप जो डॉग बाइट केसेस हैं, आप रेबीज के केसेस देखें, आप केस के केसेस Let's come back to the main issue. मैं कायरा साहब आपकी तरफ आता हूं। मुझे एक सवाल, तेल की कीमतें जीरो हुई, आपने क्यों इंपोर्ट नहीं किया? कायरा साहब यही मैं सवाल मुझे पूछना है। मैं उमर साहब मुझे एक तो ये बताइए, आपने जो एक इंटरव्यू भी दिया था अरशद साहब को भी, उसमें भी आपने कहा था कि ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं लोग, हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। मैं जरा वो आपको सुनवाता हूं, उस पर जरा दीजिएगा। नहीं, मैं आपको सुनवाता हूं, मैं आपको सुना जी, मैं आता हूं आपकी तरफ। किसने किया था? ये आपका फैसला था या एसएफसीएम का फैसला था? ये हमारा फैसला होता है, ऑपरेशनल लेवल पे वो देखते हैं। इस पे हम लोग, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? इसके रिस्पॉन्सिबल हमारे डीजी ऑयल और हमारे जो नीचे लोग होते हैं वो देखते हैं। वो बाकायदा ऑयल कंपनीज के साथ देखते हैं कि डिमांड सप्लाई की क्या सिचुएशन है और ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। और ये अच्छा, आपने कहा कि डीजी ऑयल देखते हैं, अब ये सीनियर एग्जीक्यूटिव। सर, डीजी ऑयल के खिलाफ आपने कोई एक्शन किया है अभी तक? डीजी ऑयल के हवाले से किस चीज में? आप पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं? पेट्रोल के बारे में जब आप लोगों ने पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो डाउन की और उसके बाद उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, तो उस पर आपने ये कहा था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजी ऑयल पर आती है। बहुत सिंपल चीज है। आपके पास इस वक्त मुल्क में पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 37% ज्यादा प्रोडक्ट आया हुआ है। नंबर एक, जिस वक्त कोविड का गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लगाया लॉकडाउन, उसकी वजह से 78% जो है आपकी डिमांड जो है वो पेट्रोल और फ्यूल्स की कम हुई। उसकी वजह से हमारी रिफाइनरीज पैकअप होने लगी। हमें जेट फ्यूल की जरूरत थी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस की वजह से, जिसकी वजह से डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमें आया कि हमें ये फ्यूल चाहिए और रिफाइनरीज ऑपरेट होनी चाहिए। 25 मार्च को खत लिखा गया कि जी इन दिनों में आपने अपने इंपोर्ट्स कम करने हैं। और उस दौरान भी मैंने अब्बासी साहब के अपना शाहजेब साहब के प्रोग्राम में, शाहजेब साहब ने अल्लाह भला करे आपके ARY के प्रोग्राम में मैंने वो जी काशिफ अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उनके प्रोग्राम में मैंने दिखाया था कि उस वक्त भी तकरीबन 6 जहाज, बहरी जहाज जो है वो उस वक्त भी आए थे। 24 अप्रैल को ईद से पहले वो लेटर जो है खुली इंपोर्ट उसके दौरान भी, सर, ये आपने उसके दौरान अरशद साहब वाले शो में बात की थी। अभी मेरी बात सुन ले आराम से। उसके दौरान भी जहाज आए और उसके बाद भी हर एक कंपनी को ये फुल हक था कि वो अपने जहाज इंपोर्ट कर सके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, या पड़ता तो फिर डीजल में क्यों नहीं पड़ा? पेट्रोल में पड़ा क्योंकि लोगों ने देखा कि यहाँ पे कई अनासर, उसमें OMCs भी शामिल थी और उस पर डीलरशिप्स भी शामिल थी। उनके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट भी किया गया, कईयों ने कोर्ट से बेल भी ली है और वो अभी प्रोसेस चल रहा है। और मैं खुद पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने OMCs गई और उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को रोका जाए कि एक्शन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन जो है वो नहीं सुनी और उन्होंने कहा नहीं, ये हुकूमत को हक है कि वो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे। सर, लेकिन सर ये एक बात ये निकली कि जब रोका गया ऑयल कंपनीज को ऑयल इंपोर्ट करने से, गवर्नमेंट असेस ही नहीं कर सकी सारे मामले को। और फिर गंदम की कटाई में जब और उसके बाद लॉकडाउन सॉफ्ट हुआ और गंदम की कटाई हुई तो फिर फ्यूल कंजम्पशन हमारी बढ़ी और वो बढ़ने के बाद एकदम जब डिमांड क्रिएट हुई तो आज ये उसका रिजल्ट है कि हमने उस टाइम में नहीं, इससे मैं डिसएग्री करता हूं क्योंकि गंदम की कटाई में ट्रैक्टर में या थ्रेशर में और इन चीजों में पेट्रोल नहीं इस्तेमाल होता है, डीजल होता है। डीजल का कोई इशू नहीं बना। पेट्रोल जो है, आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बताता हूँ, आपके कई जगहों में सेल्स पेट्रोल की पिछले इस जून में 12 दिनों में 400% इंक्रीज हुई। 400% लोकल एरियाज में। वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। कई जगहों ने सफीद अंदोजी लोगों ने की। वो तकरीबन पाकिस्तान में 9000 पेट्रोल पंप्स हैं और उनमें से कई हमने देखे हैं कि तकरीबन
1400 से ज्यादा जो केपी, तकरीबन 400 से ज्यादा जो है केपी में वो आपके इलीगल है, और बाकी जो है मुख्तलिफ जगहों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं जो कि लोगों ने चोरी से लगाए हुए हैं या उनका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है तो उन्होंने उस कंपनी से नहीं किया, उसके खिलाफ अभी हम लोग कानून में तरमीम करके उनके खिलाफ अभी एक्शन लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर क्विकली आप मुझे बता दें, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि ये 5 दिन और इंतजार क्यों नहीं किया गया जुलाई की फर्स्ट डेट का, और इतनी जल्द में उजलत में ये काम क्यों किया गया, और क्या गवर्नमेंट्स इस तरह का जो अभी जाहिर है एकदम इंक्रीज दिया है गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट इस वक्त जो जाहिर है उसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, ये पॉपुलर होगा, ये कोई एक्सेप्टेबल होगा, या ये बर्डन जो है आवाम सह सकेंगे, इसकी महंगाई का तूफान नहीं आएगा? दो तीन चीजें हैं सबसे पहली चीज ये है कि जनवरी के लेवल से अभी भी कम है। खित्ते में पाकिस्तान ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, इस वक्त भी बरसगीर क्या साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमारी हैं। तीसरी चीज ये है कि हम लोग इंतजार करते ही तो ये कीमत या ये इजाफा ये और भी ज्यादा जाता, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत मैंने पहले भी आपको बताया प्रोग्राम में कि 112% पिछले 46 दिन में बढ़ चुकी है और ये मजीद बढ़ती, तो लिहाजा उस चीज को रोकने के लिए हमने ये इंक्रीज कर दिया और ये इस अगले महीने तक भी ये इफेक्टिव होगी। हमारे पास वो इख्तियार है। ओगरा जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन पीएसओ की चेक करती है, मिनिस्ट्री समरी बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देती है जो कि नोटिफाई करती है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साफ शफाफ सिस्टम से हुआ है, और समरी में ये चीजें सारी नोटेड हैं जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सर कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ? कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में ये डिस्कस नहीं होता। ये सिस्टम यही है कि पीएसओ की जो इंपोर्ट्स होती हैं वो अपनी कैलकुलेशंस भेजती हैं ओगरा को, मिनिस्ट्री जो है वो ओगरा से वो बाकायदा वो चेक होती हैं, वो कैलकुलेशन रीइंफोर्स होके हमारे पास आती है, हम लोग अपनी समरी में उसको इंक्लूड करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजते हैं, वो उसको देखते हैं टैक्सेस के हवाले से और प्राइसिंग के हवाले से, और वो फिर फाइनल उसको नोटिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपके पास ब्रेक के बाद आ जाऊं या अभी आप इस पे जो है वो कमेंट करना चाहेंगे? वो उन्होंने बता दिया कि इससे ज्यादा महंगा होता पेट्रोल, जल्दी करने का 2 मिनट है, अगर डॉक्टर साहब आप बात कर लें फिर ब्रेक के बाद भी हम कंटिन्यू कर सकेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है ब्रेक ले रहे हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को आवाज नहीं जा रही, ब्रेक के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब डायरेक्ट जाऊंगा, वक्त बचाते हैं। वो कहते हैं जी 2014 में 31% इजाफा किया गया था। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि हमने जो है तारीख का सबसे ज्यादा इजाफा कर दिया। सेल्स टैक्स मिला लें तो वो तो फिर और बहुत आगे चला जाएगा। और बाकी आपने सुना है कि उन्होंने कहा कि जी दुनिया में 31 रुपए तक, यानी अभी हमें पड़ता है 31, हमने तो फिर भी 25 किया है, डिस्काउंटेड है ये काम अभी भी। देखें, पहली बात तो ये है कि पिछली मरतबा जब तेल की कीमत नीचे गई थी और आपको मालूम है कि दुनिया में मुफ्त तेल बिक रहा था, यानी कंपनियां कह रही थी तेल की कि आप मुफ्त तेल उठा लें, उसके फ्यूचर्स नेगेटिव चले गए थे। तो उस वक्त जब हमने हुकूमत को कहा कि आप हमें रिलीफ दें, तो इसी हुकूमत ने कहा कि रिलीफ 1 महीने के बाद मिलेगा, बिकॉज प्राइस बढ़ने के बाद 1 महीने के बाद प्राइसेस एडजस्ट होती हैं। तो आप ये बताइए जब दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं तो फिर वो 1 महीने का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया और ये एकदम कैसे प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं? यानी जब गिरनी होती हैं तो 1 महीने का इंतज़ार और चढ़ती हैं ओवरनाइट, अजीब सी बात लगती है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जिन्होंने बहुत ज़्यादा तेल स्टॉक किया हुआ है, और अभी भी वो उमर अयूब साहब ये कहकर गए हैं छोटी छोटी बड़ी कंपनियों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, वो मार्केट में तेल नहीं ला रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने जो विंडफॉल पैदा की है बिलियंस की, जो ओवरनाइट एक रात के अंदर 34%, हम इनकी अपनी जो वो इंफॉर्मेशन है मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ, 25 रुपए यानी 34% एक रात में तेल की कीमत बढ़ाना जो है ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं काबीना में यहाँ वहाँ, वो तमाम लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है उनके बिलियंस एक रात में बन गए होंगे। अब मैं आपसे जरा डॉक्टर साहब वो रेफरेंस जो उमर अयूब साहब दे रहे हो कि 2014 में 31% इजाफा किया गया था, उन्होंने कहा अगर आप डॉलर का रेट लगा लें, सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगा लें तो वो इससे ज्यादा परसेंटेज बनती है। व्हाट इज योर टेक ऑन? अरे भाई यार अभी मैं टेक ही तो दे रहा हूँ आपको, अभी मैं जरा स्पेसिफिक्स में आपसे बात करने लगा हूँ।
तो मई 31, 2018 जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त तेल की प्रोडक्ट प्राइस जो थी, यानी तेल की जो कीमत थी, वो 72 रुपए 11 पैसे थी। टैक्स थे उसके ऊपर 15 रुपए 59 पैसे थी, और टोटल कीमत जो थी वो 87 रुपए 70 पैसे थी। ये थी जनाब डिस्ट्रीब्यूशन, 72 रुपए का तेल, 15 रुपए टैक्स, 87 रुपए कीमत। जून 27 को जो नई इन्होंने कीमतें दी हैं, जरा मैं उसका भी आपको तज्जिया पेश कर दूं। पेट्रोल की जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत 55 रुपए 55 पैसे, हमारे जमाने में 72 रुपए 11 पैसे, इस वक्त 55 रुपए 55 पैसे। आपके टैक्सेस जो कल रात को लगाए गए हैं वो हैं 44 रुपए 55 पैसे, यानी उस वक्त के टैक्सेस थे जी टैक्सेस जी इजाफी टैक्सेस। हमारे टैक्सेस थे 15 रुपए 59 पैसे। आज रात के टैक्सेस जो हैं वो हैं 44 रुपए 55 पैसे, और पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए 10 पैसे। आप मुझे ये बताइए कि अगर PMLN के जमाने के टैक्सेस इस वक्त पेट्रोल पे लगाए जाते तो आज पेट्रोल की कीमत होती 69 रुपए 90 पैसे। ये 69 रुपए 90 पैसे और 100 रुपए का जो फर्क है उसका जिम्मेदार कौन है? और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आप जितनी दफा मर्जी ये गिन लें, ये है वो 30 रुपए का फर्क जो हुकूमत ने लोगों की जेब में हाथ डाल के चोरी की है, क्योंकि इनसे वैसे तो पैसे इकट्ठे होने नहीं। आप खुद टैक्स के ऊपर इनके बजट पे प्रोग्राम करते रहे, आप खुद कहते रहे कि आपके अनरियलिस्टिक नंबर है। अब आवाम को आज पता चल जाना चाहिए कि ये जो इनके अनरियलिस्टिक नंबर्स थे वो रियल कैसे होंगे। ये पहला मिनी बजट है जो बजट आने से पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। दोबारा मैं ये बात कहता हूं, आज इन्होंने पहला मिनी बजट आने से पहले इंट्रोड्यूस किया 44 रुपए और 55 पैसे टैक्स लगा के 55 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर। ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। और आप यकीन माने या आप सरप्राइज ना हो, अभी तो बहुत से मिनी बजट और आने हैं, बहुत से मिनी बजट। ये तो पहला मिनी बजट है। ये इसी तरह अवाम की कमर तोड़ेंगे। ऐसे तो नहीं इनके जमाने में महंगाई की शरह जो है वो 6% से जो 14% पे गई थी। कैसे गई थी भाई? इसी तरह गई थी, इसी तरह गई थी। ये कहते थे कि हुकूमत जब चोरों की हो तो टैक्स नहीं लोग देते, तो पहले साल भी इनका हमारे साल से कम टैक्स और इस साल भी कम टैक्स। ठीक है। और अब ये टैक्स बढ़ाने के लिए तीसरे साल में 55 रुपए की तेल की कीमत के ऊपर 44 रुपए टैक्स लगा रहे हैं। ये हुकूमत की पॉलिसी है। इसके नतीजे में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह, हर चीज जो तेल से बनती है, चाहे वो गंदम की कटाई हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए एनर्जी, हर चीज महंगी हो। बिल्कुल आएगा सर। अभी तो लोग 10 रुपए की रोटी और 15-16 रुपए के नान को रो रहे हैं। जब तक 20 रुपए की रोटी और 30 रुपए का नान नहीं हो जाएगा, भाई इस हुकूमत को चैन नहीं आएगा। और ये जो इन्होंने टैक्स लगाया, इससे बिजली की कीमतों का क्या होगा? यानी और ये जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी की हुई थी, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक आप मुझे ये बताएं कि वो जो उन्होंने बिलियंस कमाए हैं उस माफिया को कौन पकड़ेगा? ये खुद कहते हैं कि लोगों ने जखीरा अंदोजी की हुई थी, तो ये ओवरनाइट जो इन्होंने उनको फायदा दिया उसका जवाब कौन? ऑलराइट, एक तो ये भी, दूसरा आज नदीम बाबर साहब कह रहे थे कि जब हुकूमत ने कम हुए पैसे तो वो भी पास ऑन किए। वजीर आजम ने उन्हें कहा कि ये आवाम तक पहुंचना चाहिए 1 महीने के बाद। ठीक। अब उन्होंने कहा कि जब जाहिर है बढ़े तो भी जाहिर है उसको अकॉर्डिंगली डील करना है। करें ना भाई, इंतजार करें। बढ़े तो अब है ये पिछले कुछ हफ्तों में, तो ये एकदम कैसे बढ़ा दी इन्होंने कीमत जी मार्केट में? वैसे जी कारा साहब, मैं कह रहा था कि जब तेल की कीमतें कम की गई तो तेल अवेलेबल नहीं था, मार्केट में शॉर्टेज थी, उसका पूरा जो बेनिफिट था वो आवाम तक पास ऑन हुआ ही नहीं। कायर साहब, मगर इसमें एक प्रॉब्लम कहा कि जखीरा अंदोजी हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक। ये मुसद्दिक साहब का, ये डॉक्टर साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब खुद गवर्नमेंट के अपने रिकॉर्ड में है कि जखीरा अंदोजी हो रही है, एक्शन भी किए गए हैं, तो इसका मतलब आज रात को जब वो पेट्रोल बेच रहे हैं या कल रात से जो पेट्रोल बेच रहे हैं, अगर जखीरा अंदोज की तो चांदी हो गई। जहां हम गवर्नमेंट की इस चीज पे क्रिटिसाइज्म कर रहे हैं, वहां एट द सेम टाइम कायरा साहब हमें यह बात भी तो तस्लीम करनी पड़ेगी कि जिस दिन कम होते हैं, अभी तो चले ठीक है वो एक डिबेट अपनी जगह कि ऑयल कंपनियों को लेटर लिख दिया, इंपोर्ट नहीं करने दी, लेकिन हमारी हिस्ट्री तो यही रही है ना, कम होते हैं तो जो है वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता, बढ़ते हैं तो 5 मिनट बाद दस्तयाब होता है। देखिए, जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, उनके पास जो भी फ्यूल पड़ा है, अगर वो कम हो गए
उनको लॉस हुआ है तो उन्होंने बेचना है, क्योंकि वो पड़ा रहेगा तो उसकी कीमत बढ़ तो नहीं जाएगी। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। जब कम होता है वो भी उसी दिन रात 12 बजे इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद उस डेट पे तेल बिक रहा होता है। और जब तेल की कीमतें चढ़ती हैं तो तब भी उस वक्त बिक रहा होता है। हाँ, अगर किसी वक्त मार्केट में ये खबर लीक हो जाए या परसेप्शन आ जाए कि जी तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो लोग कुछ ना कुछ होल्ड करते हैं, ये बात दुरुस्त है। कायरा साहब, शाम 7 बजे से पेट्रोल पंप 8 बजे से ये कहना शुरू कर देते हैं कि पेट्रोल अभी नहीं है हमारे पास, और 12 बजे वही सस्ता पेट्रोल महंगा बेच रहे होते हैं। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूं कि वो कुछ टाइम के लिए अगर ये परसेप्शन पता चल जाए, ये फोरकास्ट हो जाए, उनको खबर मिल जाए, तो वो तेल की कीमत, वो तेल की सेल रोक लेते हैं, लेकिन चंद घंटे के लिए, 2, 3, 4 घंटे के लिए। ठीक, ये दिनों के हिसाब से ये नहीं होता कि तेल पीछे से सप्लाई होना ही बंद हो जाए और गवर्नमेंट नोटिस ले, वजीर आजम नोटिस ले। यही मैंने कहा कि जिस मामले पे वजीर आजम ने नोटिस लिया उसका हाल क्या हो। ओके, सही। मैं जरा वलीद साहब आपकी तरफ आऊंगा। चलें, ये तेल पे तो काफी तेल निकल चुका। अब एक और वाकया है ये कि जो आप ज़ाहिर एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल लिस्ट भी दी। पहले जरा सुनवाइएगा जी गुलाम सरवर साहब ने क्या बात। जो दूसरा मसला इस वक्त आपके लिए, हमारे लिए और कौम के लिए खड़ा हुआ है, 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाजत नहीं है और ना इजाजत दी जाए। एयर ब्लू को भी, जो उसके 9 पायलट्स हैं, सीरीन एयर को भी 10 पायलट्स हैं, जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लोग, 5 लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में, मेरे सामने, उनके खिलाफ इंक्वायरी, साथ ही साथ इनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरीज भी शुरू की जाएं कि ये लोग उसमें मुलव्वस थे। सर, इसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस, फॉल आउट, उन चीजों पर तो हम बाद में बात करेंगे। ये जो 2 पायलट पहले ही बेचारे शहीद हो गए थे, कल उनको सस्पेंड भी कर दिया आप लोगों ने। नहीं जी, मैं इस कार्रवाई से वाकिफ नहीं हूँ कि किसी इंतकाल किए हुए उनको पायलट को या किसी अहलकार को सस्पेंड किया। मैं बता दूं, ये सस्पेंड तो इन्होंने सिविल, मेरी 2016 को हवेली हादसे में। यार मेरी बात सुने ना भाई, पहले आपको बता भी देता हूं ना, अगर आप नहीं, आप मेरी बात सुने पहले, सुन तो ले। आप मेरी बात सुने ना पहले। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि 5 लोग सस्पेंड हुए हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के। किसी पायलट को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ कहा गया है कि उनको फ्लाइंग से रोक दिया जाए, और ये वो लिस्ट है। ये हुआ है। ओके, सस्पेंड का लफ्ज तो इन्होंने इस्तेमाल ही सिविल एविएशन के लोगों के लिए किया है। ओके, तो किसी इंतकाल किए हुए, मैं जरा ये आपको दिखा देता हूं। ये अभी खबर भी 2 मिनट पहले चलाई है। फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम, कैप्टन अहमद मंसूर जंजुआ, इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। अब सस्पेंड किया है या नहीं किया, लेकिन ये दुनिया में नहीं है। सर, आपने जो भी इनके खिलाफ एक्शन किया है, दुनिया से इनके जाने के बाद किया है। नहीं जी, सिर्फ एक लिस्ट जारी की है जिसमें जिन अफराद के, और यस, ये एक और लेसन है सबके लिए कि जो 2 पायलट इंतकाल किए थे, और कहाँ इंतकाल किए थे, एक जहाज के क्रैश में इंतकाल किए थे, तो उनकी डिग्रियां भी जो थी वो क्वेश्चनेबल थी। अगर डिग्री क्वेश्चनेबल है तो वो क्वेश्चनेबल है, बंदा जिंदा हो या मुर्दा हो, उसकी डिग्री अगर उसके ऊपर, चूंकि अभी तक ये है कि हतमी तौर पे मेरे ख्याल में साबित अभी होना है कि किसकी, अब बात पूरी सुन ले, नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। साबित होना है कि किसकी डिग्री जाली थी, किसकी असली थी। लेकिन यह जरूर है कि जिनकी डिग्रियां डाउटफुल हैं, जिनकी डिग्रियों पे सवालिया निशान है, उनको फ्लाइंग से जो है वो रोक दिया गया है, और फहरिस्त जारी की गई है। और उसमें 2 अगर ऐसे पायलट थे जो कि किसी प्लेन क्रैश में इन्वॉल्व थे, तो वो और ज्यादा सीरियस बात है, मैं समझता हूं, एयरलाइन के लिए भी और सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए भी। और मैं समझता हूं कि जो वादा किया था हमने कि इस हादसे के बाद, देखें असल आप बात पे आए, ये कौन इंतकाल कर गया है, कौन जिंदा है, किसको लाइसेंस को, असल बात ये होती है कि जब इतना बड़ा सानिया हो कि 100 के करीब अफराद एक जहाज में हों, और जिस किसी जो उसकी वजह मालूम करनी होती है, किसी पे इल्जाम लगाना तो एक अलग बात है, लेकिन असल बात होती है उसकी वजह। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसमें हुकूमत की ये होती है कि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। हम ये बात यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस तरह का वाकया दोबारा नहीं हो। पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हुए किसी रजिस्टर्ड किसी एयरक्राफ्ट में, पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस हासिल किए हुए किसी पायलट से, किसी मामले में इस मुल्क से मुताल्लिक कभी ऐसा वाकया ना हो। ये असल बात है। राइट, मुझे एक चीज समझा दें, बाकी कार्रवाई जिम्नी बात। राइट, फेयर एनफ, पॉइंट टेकन। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप कहें 262 पायलट्स के पास जाली लाइसेंस हैं, फिर आप प्रेशर में ये बात कहें कि ये मशकूक हैं,
और अभी आप ये कहें कि सिर्फ 5 सस्पेंडेड हैं, इसकी कोई इंटरनेशनल रिपरकशंस या फॉल आउट भी है, या मतलब कोई नहीं, जो दिल में आए हम कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है? देखिए जी, ये पायलट्स की तरफ से जो पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स के जो है यूनियन, जिसके बारे में भी काफ़ी बातचीत चलती रही है और उनको मौका भी मिला है, और अभी भी आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जब वो क्रैश हुआ तो उनके भी नुमाइंदे जो हैं उनसे भी राय ली गई। उनका क्या तरीक़ेकार है और किस तरह से पायलट्स को वो उनकी मदद को आते हैं, भले उन्होंने जायज़ काम किया हो नाजायज़ काम किया हो, इस बहस में भी मैं नहीं पड़ता। लेकिन यस, ये पाकिस्तान के पायलट्स के तरफ से ये बात का जो है इजहार सिर्फ हुआ है। अगर पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने ये बात की है और वफाकी हुकूमत के एक नुमाइंदे के तौर पे बात की है, तो सोच समझ के की होगी। और अगर ऐसी बात है तो हम उसको छुपाना नहीं चाहते। कुछ चीजें उससे और ज्यादा नुकसान है। ओके, कायरा साहब, कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल जाहिरी तौर पर सामने आनी चाहिए, कुछ चीजें होती हैं नेशनल इंटरेस्ट में छुपाई जाती हैं। ये जो केस है, इसमें आप क्या समझते हैं कि इस केस में चीजें वाकई नहीं छुपनी चाहिए थी, या कोई तादीबी कार्रवाई करके या खामोशी से हुकूमत किसी और तरीके से फारिग कर सकती थी, या बिल्कुल ठीक किया और जो भी इसकी अब इंटरनेशनल रिपरकशंस या फॉल आउट होंगी वो ठीक है? आदिल, ये जो पायलट्स की जेली डिग्रियां या जेली उनके लाइसेंसेस का इशू था, ये शोर आपको माजी की हुकूमतों में भी सुनाया दिया होगा, आपको याद होगा, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस दौर में इंक्वायरीज हुई और इस गवर्नमेंट के दौर में भी वो बातें इनके पास मौजूद थी। वजारत का काम ये था कि अब इस हादसे के बाद कम अज कम उन रिपोर्ट्स की मौजूदगी में या माजी की जो गवाहियां या शिकायतें थी, पहले इस मामले को सर्टेन कर दिया जाता कि किन के लाइसेंस जेली हैं और किन के नहीं हैं। ये जो मशकूक होने की बुनियाद पर 262 लोगों का 62 लोगों का आपने जिक्र कर दिया और आपने उनको 100 कुछ को ग्राउंड कर दिया। 100 कुछ ग्राउंड हो गए तो बाकी 100 किधर गया है? उनको आपने डिसमिस किया, सस्पेंड किया, क्या किया है? लेकिन सवाल यह है कि इसके रिपरकशंस यकीनन होंगे। आलम में आपके जहाजों के जो सूरत हाल PIA की ऑलरेडी है, हमारे ऊपर पहले ही बड़ी कदगने होती हैं, हमारी इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं और बहुत सारे एतराजात उठते हैं, ये भी एक सवाल उठेगा। लेकिन उन सवालों को एड्रेस करते हुए एक तरफ रखिए। पहला सवाल यह है कि आपको चाहिए था कि आप पहले सर्टेन करते, इस महीने में उस हादसे को हुए और उसके बाद महीने से ज्यादा हो गया था, आपको पता होना चाहिए था कि किसकी डिग्री जैली है या लाइसेंस जैली है, क्योंकि आपके पास सारे सबूत मौजूद है। तो अगर आपने कुछ लोगों को सस्पेंड किया है सिविल एविएशन के, तो आपने यकीनन किसी सबूत की बुनियाद पे किया होगा। तो वो सारे सबूत सामने लाके उनको डिसमिस करें, उनके खिलाफ। यानी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि पहले बात करने का नुकसान हुआ है, अगर पहले सारा एक्शन कर लेते और उसके बाद डिटेल्स देते तो ज्यादा बेहतर होता है। ब्रेक के बाद इस पर मुसद्दिक मलिक साहब आपकी भी राय लूंगा, क्योंकि सस्पेक्टेड पायलट लाइसेंसेस पर जो है वो लेटर लिख दिया गया CEO PIA की तरफ से, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हो गया, क्योंकि कल तर्जुमान PIA भी ये बात कह रहे थे कि जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर साहब ने ये नाम लिए हैं या ये जो लिस्ट बताई है, नंबर बताया 1/3, तो उस वक्त तक उनके पास भी डिटेल्स नहीं आई थी PIA के कितने लोग जो है वो इसके अंदर मौजूद है। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात होगी। डॉक्टर साहब, वलीद इकबाल साहब फरमा रहे हैं कुछ नहीं छुपाएंगे, सब सामने ले आएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो वलीद इकबाल साहब से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ जी, और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भरपूर अंदाज में एंडोर्स करता हूँ। देखें, हमारे एक जहाज़ के अंदर 200 से 300 के करीब लोग होते हैं, लोगों के बच्चे होते हैं, बीवियाँ होती हैं, लोगों के बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं। आप कैसे, चाहे वो इलीगल ना हो, जाली ना हो, मशकूक हो, इर्रेगुलर हो, आप कैसे एक इर्रेगुलर लाइसेंस के ऊपर किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि वो जहाज़ बैठ के जहाज़ उड़ाए? एक डॉक्टर जो है वो एक शख्स की सिर्फ एक वक्त के अंदर जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। हम कभी लाइसेंस के बगैर दुनिया में, मुहज़्ज़ब दुनिया में, किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो किसी की सर्जरी करे, एक शख्स की सर्जरी करे और उसको नुकसान पहुंचा सके किसी की भी तरह से। वो ओथ लेता है, दिल पे हाथ रख के अपना प्रोफेशनल ओथ लेता है कि वो कभी किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये फोक सी बात कि जी हमारा इमेज खराब हो रहा है? हमारा इमेज खराब हो रहा है,
यानी आप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आग में झोंक दें, अपने माँ बाप को आग में झोंक दें इस वजह से कि कोई चीज़ है, इमेज जो ख़राब हो रहा है। इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इर्रेगुलर्स को भी सस्पेंड करना चाहिए, इलीगल्स को तो सेंटेंस करना चाहिए। वाहिद चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि हुकूमत के अपने मुताबिक ये लिस्ट उनके पास 2019 से मौजूद थी। अगर थोड़ा पहले एक्शन कर लेते तो शायद ये ज़िंदगियाँ बच जाती, लेकिन मैं इसको इस वक्त पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। हाँ, एक बात जो आपने कही है और कायरा साहब ने भी कही है वो वैलिड है, वो ये है कि अगर ये गलत बयानी की है वजीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बगैर इन्वेस्टिगेशन किए एक लिस्ट का इजरा किया तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है और फिर अगर ये बात की जाए कि बगैर आपने इन्वेस्टिगेशन के एक इजरा कर दिए चीज़ का जिससे ना तो उन लोगों की तलाफी हुई जिनके बच्चे मर गए और मुल्क का इमेज ख़राब हुआ या जो भी हुआ, तो उस पर मैं आपसे बात करने